हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 22वीं क्लास है। ये क्लास वैसे तो लास्ट होने वाली थी, लेकिन एक टॉपिक आपका रह गया है जो विद्रोह हुए हैं ना 1857 के पहले के और कुछ उसके बाद के। उन विद्रोहों पे एक क्लास आएगी आपकी, वो क्लास कल ही आ जाएगी, ठीक है। तो वो आखिरी क्लास होगी। आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? 1942 तक आप पिछली क्लास में देख चुके थे। एक हल्का सा पोर्शन रह गया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में कांग्रेस से निकाल दिए गए, इसके बाद उन्होंने क्या किया, कैसे वो विदेश भागे, कौन कौन सी सेना का गठन किया और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी। स्थापना नहीं की थी, उनको कमान दी गई थी। तो वो सारी डिटेल देखेंगे और फिर फाइनली भारत की स्वतंत्रता तक बढ़ेंगे। बीच में आपका कैबिनेट मिशन भी आएगा। जो स्टूडेंट भी नए हैं पुरानी क्लासेज जाके देख सकते हैं। जो भी बीपीओ के स्टूडेंट हैं वो सारी क्लासेज भी यहीं पर पड़ी हुई हैं, आप जाके वो क्लासेज भी देख सकते हो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजनीतिक गुरु इनके थे CR दास, चित्तरंजन दास। देश बंधु इनका नाम था, देश बंधु चित्तरंजन दास। बंगाल के बहुत बड़े नेता थे CR दास और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। जुलाई 1940 कब की घटना है ये? पहले 1939 में क्या हुआ? त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष बने और फिर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली, फिर कांग्रेस ने निकाल दिया इनको 3 साल से के लिए। बंगाल कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे, वहाँ से भी निष्कासित किए गए, लेकिन फिर भी इनका एक आधार है। जब इनका एक आधार रहेगा तो ये क्या करेंगे, एक अभियान चलता है, आंदोलन चलता है। वो क्या होता है? हॉलबेल स्टैच्यू। हॉलबेल ये वही व्यक्ति है जिसने कालकोठरी की घटना का वर्णन किया है। इसका एक स्टैचू बना था, इसको हटाने के लिए प्रदर्शन चल रहे थे और इसके लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जब इसको लीड करेंगे और हटा दिया जाएगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ये गिरफ्तार होंगे तो ये अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताएंगे और बोलेंगे अगर मुझे इस अवैध गिरफ्तारी से रिहा नहीं किया गया तो मैं अपने प्राणों से रिहा हो जाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने एक धमकी दी। इनकी धमकी का इतना ज़्यादा असर था कि फिर इनको गिरफ्तारी से रिहा करके इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। घर में नज़रबंद थे, किसी तरह से ये क्या किए, भेष बदल के वहाँ से भाग गए। 17 जनवरी 1941 इनके अपने साथी थे भगत राम, इनके साथ ये गायब हो गए और काबुल के रास्ते, पहले काबुल पहुँचे अफगानिस्तान, फिर रूस पहुँच गए। किस नाम से पहुँचे थे रूस? ऑरलैंडो मैसोट्टा नामक इटालियन नाम के पासपोर्ट से ये कहाँ रूस पहुँच गए थे। इसके बाद क्या होगा? अब देखो, रूस पहुँचे, रूस में अभी रूस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। मित्र देश कौन कौन से हैं आपके? ब्रिटेन हो गया, इसके साथ ब्रिटेन के साथ अभी रूस शामिल नहीं है, ठीक है। पोलैंड हो गए थे। ब्रिटेन कब शामिल होगा? ब्रिटेन के साथ रूस कब शामिल होगा? जब जर्मनी यानी कि हिटलर रूस पर आक्रमण कर देगा, बिना किसी उकसावे के हिटलर किस पे? रूस पर आक्रमण कर देगा। तो जब जर्मनी रूस पे आक्रमण कर देगा तो रूस किसके साथ शामिल हो जाएगा? ब्रिटेन वगैरह के साथ। रूस जब ब्रिटेन के साथ शामिल हो जाएगा तो ये सब एक ही गुट हो जाएंगे। अब इनको डर लगेगा क्योंकि ये ब्रिटेन के खिलाफ हैं, तो अब ये रूस से भाग के कहाँ जाएंगे? जर्मनी। तो जून 1941 जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, अतः रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। जब ये मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा तो ये यहाँ पे असुरक्षित हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये जर्मनी भाग जाएंगे, फिर से वेश बदलेंगे। अब जर्मनी जापान वगैरह एक गुट में है, ठीक है। जर्मनी में बोस ने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर से मुलाकात करेंगे और भारत की आज़ादी में हिटलर का समर्थन मांगेंगे। आगे चल के इनके संबंध हिटलर से भी खराब हो जाते हैं तो जर्मनी भी ये छोड़ देते हैं। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। जो जर्मनी में रहने वाले भारतीय थे उनका इन्होंने इस तरीके से नेतृत्व किया कि इनको नेताजी की उपाधि दी। एक्चुअली बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ICS की परीक्षा इन्होंने निकाल दी थी बहुत कम टाइम की तैयारी करके। इस्तीफा भी एक ही बार में दे दिया था। कांग्रेस के जो दो युवा नेता थे, एक नेहरू एक सुभाष चंद्र बोस, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस की सबसे ज़्यादा इज्जत थी, जो प्रथम पीढ़ी है उसके बाद की सेकंड पीढ़ी में। आगे चलते हैं। जर्मनी में बोस ने फ्री इंडिया सेंटर, फ्री मतलब स्वतंत्र, इंडिया सेंटर की स्थापना की और जय हिंद का नारा भी यहीं पर दिया था इन्होंने। फरवरी 1943 में क्या होगा?
जर्मनी की यू बोट, जैसा मैंने बोला कि हिटलर से इनके संबंध खराब हो जाएंगे। जब हिटलर से संबंध खराब हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक पनडुब्बी रहती है जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी। पनडुब्बियों के मामले में जर्मनी इस टाइम पे सबसे आगे है, सबसे उस टाइम की स्मार्ट पनडुब्बी थी। इसी से ये जापान के लिए रवाना हो जाएंगे और जापान के पीएम से मिलते हैं। ठीक है, तोजो नाम रहता है जापान के पीएम का, उससे मिलेंगे आप। 15 दिसंबर 1941। यहाँ पे अब कुछ गतिविधियां हो रही। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई वो समझो। ठीक है, बोस ने लीजन नामक एक सेना का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किया था। क्या हुआ था कि ब्रिटिश सेना में एक भारतीय व्यक्ति थे, कैप्टन मोहन सिंह। इनको सलाह किसने दी थी, जापानी मेजर थे फूजीवारा। फूजीवारा ने एक्चुअली मोहन सिंह को हराया था। मोहन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था इनके सैनिकों ने। ठीक है, तो जापान ने ब्रिटेन को हराया था और ब्रिटेन को लीड कौन कर रहे थे यहाँ पे, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन जो फूजीवारा था जापानी, इसे पता था कि ये तो इंडियन है, ये खुद अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसने इन्हें सलाह दी कि तुम जितने भी आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक हैं, इनकी एक सेना बनाओ, ब्रिटेन के खिलाफ क्यों नहीं युद्ध लड़ते हो। तो इनको सही लग गई, तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और किसकी सलाह थी इसमें, सिख साधु थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, इन्होंने भी साथ में सलाह दी थी। इस सलाह के बाद इन्होंने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये सारे आपको द्वीपीय देश जितने भी हैं ना, ये ध्यान रखने हैं। यहाँ पे देखो, जापान तो आपका पीछे है थोड़ा सा, पूरब की तरफ। इधर आ जाओगे आप, मलाया सुमात्रा इंडोनेशिया की है, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। इसके बाद इधर आ जाओगे आप तो म्यांमार। इन सब जगह इनकी क्या होगी, पूरी गतिविधियों का केंद्र बनेगा। फिर इस फौज में कौन लोग थे, ब्रिटिश भारतीय सेना के वो सैनिक थे। आईएनए की बात हो रही, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही। वो सैनिक थे जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। मार्च, अब एक और सेना का गठन होगा। इसके गठन कौन करेंगे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना की मार्च 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक सेना की स्थापना की थी, जैसे मैंने बताया। 1941 में बोस ने द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी। जून 1943 में क्या होगा, रास बिहारी बोस सारी जितनी भी तीनों सेनाएं हैं इनको मिलाने का एक प्रस्ताव लेके आएंगे। जून 1943 रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका एक बैंकॉक में सम्मेलन बुलाया और यहीं पर इन्होंने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को लीग तथा आज़ाद हिंद फौज दोनों का नेतृत्व सौंपने का इन्होंने निर्णय ले लिया। अभी सौंपा नहीं, सौंपेंगे कब, आगे चल के। 4 जुलाई 1943, यहाँ पर रास बिहारी बोस वो वही है जो 1911 में बम फेंका था, वायसराय की ट्रेन पर गिरा था। ठीक है, और फिर भेष बदल कर भाग गए थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहे और कभी पकड़े नहीं गए। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। बोस सेनापति बने सेना के और दिल्ली चलो का नारा यहीं पर ये देंगे। तो कमान कहाँ पर सौंप रहे हैं, सिंगापुर में। अब सिंगापुर में ही इनकी सरकार भी बनेगी, अस्थायी सरकार। अब बोस ने पूरे सेना का अगले दिन 5 जुलाई को पुनर्गठन कर देंगे। बहुत सारी रेजिमेंट बनाएंगे। बोस अपने नाम पर सुभाष रेजिमेंट बनाएंगे, गांधी ब्रिगेड बनाएंगे, झांसी रानी रेजिमेंट बनाएंगे, नेहरू का भी सम्मान करते थे, नेहरू ब्रिगेड भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने रेजिमेंट बनाई। रानी झांसी में सारी महिलाएं थी। कमांडर इसकी थी लक्ष्मी सहगल, आज भी ये जीवित हैं, ध्यान रखना। इनके यूट्यूब पर वीडियो पड़े, इनको देखना। डॉक्टर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, वो बाद में इस सेना के कमांडर बनी। और ये आईएनए कोई छोटा मोटा वो नहीं था, इसने बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को मजबूर किया था कि अब यहाँ पर नहीं चलेगी। पूरा इसका कैडर रहता था, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ट्रेनिंग होती थी, खाना पीना हथियार हर चीज़। जैसे आधुनिक सेना है वैसे ही इनका भी कार्यक्रम था। जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसका गीत था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। किसने इसकी रचना की थी, राम सिंह ठाकुर और बंशीधर ने इस गाने को लिखा था। सिंगापुर में ही इन्होंने एक आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। क्यों, एक्चुअली प्रसारण के लिए, जनता को खबर कैसे पहुंचेगी, तो खबर देने के लिए आपने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना कर दी। अब इसका उपयोग ये करेंगे जब ये लड़ाई के लिए सेना जाएगी ना, आईएनए,
तो इसमें बोलेंगे, देश को संबोधित करेंगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलेंगे पहली बार, कि राष्ट्रपिता आज़ादी की अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए, इस तरीके से बोलते हैं। 21 अक्टूबर 1943 स्वतंत्र भारत की पहली अस्थाई सरकार कब बनाई इन्होंने? पहली तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी अफगानिस्तान में सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह ने बनाई थी, ठीक है। तो भारत की अस्थाई सरकार, चूंकि सिंगापुर को ये क्या बोल रहे हैं, सिंगापुर को बेस बना दिया गया, सिंगापुर में ही है, तो वहीं पे अस्थाई सरकार बनाएंगे और स्वतंत्र भारत की बनाएंगे, ये मान लेते हैं भारत स्वतंत्र हो चुका है। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार भी इसे बोलते हैं, इसका इन्होंने गठन किया। इसके पीएम खुद सुभाष चंद्र बोस थे। फिर जैसा मैंने बोला, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो इनका अभी क्या होंगे, पूरा इनकी गतिविधियों का केंद्र होंगे। तो रंगून में भी ये अस्थाई सरकार का गठन करेंगे, मीन्स यहाँ पर ये जो इन्होंने सिंगापुर में सरकार बनाई, इसका मुख्यालय रंगून में भी ये बनाते हैं, प्रधान मुख्यालय। इनकी अस्थाई सरकार को जितने भी मित्र राष्ट्रों के विरोधी राष्ट्र हैं, जापान, जर्मनी, ये सभी क्या करते हैं, इनको मान्यता दे देते हैं। तो जापान, जर्मनी सहित 9 राष्ट्र ऐसे रहते हैं जो क्या है, इनकी अस्थाई सरकार को मान्यता भी देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। आगे चलते हैं। 6 नवंबर 1943 जापानी सेना क्या करती है, अब अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतती है, और ये द्वीप किसे सौंप देती है, आज़ाद हिंद फौज को। तो आज की डेट में अंडमान और निकोबार भारत के पार्ट हैं, तो किसका रोल है, वो इन्हीं का रोल है। जापानी सेना इसको जीतती है और आज़ाद हिंद फौज को सौंप देती है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस इसका नाम क्या रखते हैं, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। और आपको पता है ये नाम बाद में चेंज हो गए थे, फिर मोदी जी गए थे तो इन्होंने यही नाम फिर से रखे हैं पुनः। आगे चलते हैं। जुलाई 1944 बोस ने आज़ाद हिंद के रेडियो प्रसारण, आज़ाद हिंद का जो रेडियो इन्होंने स्थापना की थी उसी पर प्रसारण किया और गांधी जी को प्रथम बार राष्ट्रपिता बोला। तो ये आता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इनसे कहा कि अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद दीजिए राष्ट्रपिता। मई 1945 में क्या होगा कि म्यांमार में अब युद्ध चल रहा है, जापानी सेना भी इनकी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट तक घुस चुकी थी और इनकी सेना भी लड़ रही थी साथ में, तो अंग्रेज ब्रिटिश सेना से म्यांमार में। पहले तो इन्होंने खदेड़ दिया, बाद में ये लोग पराजित हो गए। तो रंगून में ब्रिटिश विजय हो गई, यानी कि आईएनए की क्या हुई, पराजय हुई। इसके पश्चात सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब ये आत्मसमर्पण करेंगे तो इसके सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाएगा आगे चल के। फिर 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस एक हवाई जहाज से जा रहे होते हैं, ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। ये मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री एकदम क्लियर अभी तक नहीं है, कई जांचें बैठ चुकी हैं कि उस विमान में कई लोग बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस थे ही नहीं ना, तो ये नहीं है, फैक्ट जो बुक है जो माना गया वो आपको लिखना है। अब कुछ बोस के बारे में फैक्ट हैं कि बोस ने मलेशिया के सैनिकों से कहा था, क्या कहा था, मलेशिया नहीं, मलेशिया में आईएनए के सैनिकों से कहा था इन्होंने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से जोश भर रहे थे। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी 2 पार्ट में एक्चुअली इन्होंने लिखा है, तो 1940 तक की स्टोरी एक पार्ट में लिख दी, फिर 1940 के बाद की अलग पार्ट में। तो एक पार्ट है इनका ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम, दूसरी है इंडियन स्ट्रगल। आगे चलते हैं। अब आज़ाद हिंद फौज ने जैसा कि बोले हार हुई इन लोगों की, तो इसके सिपाहियों पर मुकदमा चला। ये 2-3 घटनाएं होंगी। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा लाल किले में चलाया जाएगा, कांग्रेस एक भारी भरकम टीम तैयार करेगी वकीलों की, इनका मुकदमा लड़ेगी। इसके बाद दोबारा एक राशिद अली करके रहते हैं सिपाही, उसको सजा होती है, उसके खिलाफ फिर से सड़कों पे लोग उतर आएंगे। और फिर आखिरी घटना घटित होगी कि रॉयल इंडियन नेवी RIN की एक विद्रोह कर देते तलवार नामक जहाज पर। ये तीनों जो घटनाएं घटित होंगी, इसके बाद अंग्रेज सीधा घोषणा करेंगे कि अब हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से 11 नवंबर तक INA के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया।
कांग्रेस ने क्या किया, बचाव के लिए भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में, भूलाभाई देसाई बहुत बड़े वकील थे, आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। अन्य वकील कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उसमें थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू इनका नाम सुना होगा, इनके पुत्र का नाम सुना होगा, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, वो इनके पुत्र थे, है ना, जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की कंट्रोवर्सी में रहते थे, और आसफ अली, ये सभी लोग टीम में थे। इसके बाद क्या होगा, मुकदमा चलेगा और आज़ाद हिंद फौज के 3 सिपाही रहेंगे जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। कौन कौन, सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज। प्रेम सहगल हिंदू हैं, शाहनवाज मुस्लिम हैं, और ये क्या है, सरदार है, सिख हैं। तो जब इनके फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, पूरी देश में इनका विरोध होगा फांसी की सज़ा का, लोग सड़कों पे उतरेंगे। फाइनली वायसराय पहली बार मजबूर होगा और फांसी की सज़ा माफ़ करेगा। तो भारी जन विरोध के कारण 3 जनवरी 1946 को वायसराय को इन तीनों की फांसी की सज़ा क्या माफ़ करनी पड़ी। 11 फरवरी 1946 आईएनए के अधिकारी रहते हैं राशिद अली, इनको 7 साल की सज़ा होती है। इसका भी भारी विरोध होगा, पूरा देश इन लोगों के समर्थन में रोड पर आ जाता है। तो अब अंग्रेजों को लग गया था कि यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। आखिरी कील ये वाली घटना साबित होगी, शाही नौसेना विद्रोह 1946, रॉयल इंडियन नेवी भी बोलते हैं, RIN म्यूटनी। इसमें क्या अधिकतर भारतीय हैं। 18 फरवरी 1946 को क्या होगा, नेवी का सिग्नल प्रशिक्षण का एक जहाज रहता है HMIS तलवार, इसके 1100 भारतीय नाविकों द्वारा बंबई में विद्रोह किया गया। अब ये 1100 की संख्या कहाँ से आ गई, एक्चुअली पहले एक सिपाही रहता है BC दत्त, बाद में उसके समर्थन में सभी सैनिक खड़े हो जाते हैं। कारण क्या रहता है, नस्लवादी भेदभाव किया जाता था, भोजन की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब थी और कम वेतन दिया जाता था, तो तात्कालिक कारण भोजन रहता है, ठीक है। तो ये नाविक रहते हैं BC दत्त, इन्होंने जो तलवार नामक जहाज रहता है इसकी दीवारों पर भारत छोड़ो लिख दिया, क्विट इंडिया। तो अंग्रेज तो वैसे ही उनको पता था कि हमें मजबूर किया जा रहा, इसलिए गिरफ्तार किया गया। अन्य नाविकों ने क्या किया कि इसको रिहा करने की मांग की और साथ में आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही ये विद्रोह मद्रास, कराची और कलकत्ता में जो जो भी जहाज खड़े थे नेवी के, वो उन सब पे फैल गया, काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गया। लेकिन चूंकि इस टाइम तक अंग्रेज रेडी हो चुके थे कि हम भारत को सत्ता देंगे, इन लोगों को पता था, सरदार पटेल जिन्ना, कि अब अंग्रेज तो बिल्कुल कुछ समय की बात है चले जाएंगे। तो इनको ये भी पता था कि यही जितने भी रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक हैं, नाविक हैं, यही आगे चल के रहने हैं नेवी में। तो अनुशासन आर्मी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये अनुशासन ना टूटे, बना रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, सरदार पटेल और जिन्ना ने नाविकों से बोला कि आत्मसमर्पण कर दो आप लोग, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इसका इन्होंने आश्वासन दिया। क्योंकि अब वायसराय से इन लोगों की डायरेक्ट बात हो रही, वायसराय डरा हुआ है, बोल रहा है कि खत्म कराओ यार। जब इनको आश्वासन मिल जाएगा तो 25 फरवरी 1946 को क्या होगा कि ये लोग आत्मसमर्पण कर देंगे। अगला जो प्रोग्राम क्या होगा, एक मिशन भेजा जाएगा, कैबिनेट मिशन। मेन रोल इनका क्या था कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने के रास्ते तलाशो और सत्ता का हस्तांतरण करके आओ। इसके लिए प्रोग्राम था पूरा कैबिनेट मिशन का। 19 फरवरी 1946 ब्रिटेन का PM अब बदल गया, कौन बन गया, क्लीमेंट एटली, पहले चर्चिल था। इसने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय दल का गठन किया। कौन थे इसमें सदस्य, पैथिक लॉरेंस, उस टाइम भारत सचिव था। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आ चुका था 1942 में, क्रिप्स मिशन का हेड था ये। और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति क्या हो गए, कैबिनेट मिशन में आए। और मेन था इनका संविधान सभा कैसे बने, स्वरूप क्या हो,
कौन कौन लोग उसमें हों और संविधान वो लोग फिर बनाएं। कार्य क्या था? संविधान बनाने के तरीकों पर सहमति बनाना, संविधान सभा का गठन करना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रस्ताव दिया इन्होंने, क्या क्या दिया कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं इन्हें 3 समूहों में बांटा जाए। पहला तो हिंदू बहुल क्षेत्र हो, दूसरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो और तीसरा समूह हो जिसमें दोनों की आबादी मिक्स हो। ये एक्चुअली ओपनली नहीं बोला, जो मैं क्षेत्र बताऊं, जैसे इन्होंने बोल दिया पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत, तो वो बांग्लादेश आ गया और पाकिस्तान आ गया। हिंदू बहुल क्षेत्र ये मध्य भारत का क्षेत्र आ गया, वो तीसरे में मिक्स क्षेत्र सिंध वगैरह। इसके बाद इन्होंने बोला कि संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं वो निर्वाचन करेंगे, इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। संघ, एक जो संघ होगा यूनियन यानी कि केंद्र, वो कमजोर रखा जाए, इन्होंने ऐसा बोला। संघ के पास केवल विदेशी, रक्षा और संचार के ही विषय होंगे। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हो? प्रांतों के पास हो। पाकिस्तान के निर्माण की मांग इन्होंने क्या अस्वीकार कर दी कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये हमने बना दिया, ये अपने आप में बहुत है। इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें करने के लिए एक समय चाहिए, तो जब तक के लिए ये चीज़ें हों उस बीच के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, जब तक कि संविधान निर्माण ना हो जाए। कांग्रेस ने क्या किया? संविधान सभा वाली बात स्वीकार की। इसके बाद बाकी जो इन्होंने बोला ना सरकार में भागीदारी वाली, वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी। टोटल 14 सदस्य होने थे, इन्होंने बोला कांग्रेस से 6 आपके होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे, बाकी 3 अलग होंगे। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को पहले तो स्वीकार किया और संविधान सभा के वो लोग सदस्य भी बने। बाद में इन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव होंगे तो कुल 296 सीटें थी। 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी। जब 208 सीटों पर विजयी होगी, बहुमत तो इनके पास आ गया, 73 के लगभग सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। तो यहीं पर मुस्लिम लीग भड़क जाती है। कुछ नेता इसे हिंदू सभा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है। इस तरीके से बातें चलने लगती हैं। लॉर्ड साइमन रहता है एक अंग्रेजी, वो क्या बोलता है? संविधान सभा को हिंदू संगठन कहता है। ये पेड बैच की जानकारी, अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। बैच फीस ये है, इस नंबरों पर आपको पे करना है, ये नेम चेक कर लेना, इसके बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो। आगे चलते हैं। 12 अगस्त 1946, यहाँ पर क्या होगा? चूंकि मुस्लिम लीग जो अंतरिम सरकार है उसमें भी शामिल होने से मना कर देती है, संविधान सभा से भी बाहर हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग को अब कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। तो 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने पंडित नेहरू को क्या बोला कि आइए और आप अंतरिम सरकार बनाइए, आमंत्रित कर दिया। जब इन्हें आमंत्रण मिलेगा तो मुस्लिम लीग फिर से भड़क जाएगी और इसके विरोध में मुस्लिम लीग क्या करेगी? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत करेगी। और इस दिवस का मतलब ही होता है पूरे देश भर में जहां जहां हिंदू मुस्लिम जनसंख्या थी दंगे भड़क जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे। गांधी जी इसके बाद नोआ खाली जाते हैं, वहां पर अनशन पे बैठते हैं कि इन लोगों में आपस में लड़ो मत, हिंसा मत करो, ठीक है। इसके बाद ऐसी स्थिति बना देंगे कि पाकिस्तान बनाए बिना चारा ही नहीं था। जो वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो बोल देते हैं कि पहले तो हम नहीं चाहते थे, अब हम चाहते हैं, जिन्ना चाहें या ना चाहें, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो। 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ले ली। 12 सदस्य थे, सभी कांग्रेसी रहेंगे अभी। इसके बाद लीग फिर से नया खेल खेलेगी, बोलेगी हमें अंतरिम सरकार में शामिल होना है, तो उसके 5 व्यक्ति शामिल होंगे और कांग्रेस के 5 व्यक्ति बाहर किए जाएंगे। 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, लेकिन ये शामिल किस लिए हुई थी कि इनको कोई कामकाज ना करने देंगे हम,
लियाकत अली इनके वित्त मंत्री बने थे, सबसे बड़े नेता यही थे एकमात्र, बाकी सब छोटे मोटे नेता थे। ये व्यक्ति हर एक बैठक में क्या करने लगा, बाधा पहुंचाने लगा, काम ही नहीं होने दे रहा था। तो वल्लभ भाई पटेल और भड़के कि अगर पाकिस्तान नहीं बनाया गया तो हर एक विभाग में छोटे छोटे पाकिस्तान बन जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ब्रिटिश पीएम रहते हैं क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के हैं। 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर देते हैं। क्या घोषणा करते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे और देश छोड़ देंगे। देखो अभी 30 जून 1948 में जाने वाले हैं, लेकिन ये लोग अगस्त में ही चले जाएंगे, अगस्त 1947 में ही चले जाएंगे, इतना मजबूर हो जाते हैं। जो बेबिल रहता है उसके स्थान पर माउंट बेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। इन्हें वायसराय बनाया ही इसलिए गया था कि आप सत्ता का हस्तांतरण करके आइए। 22 मार्च 1947 माउंट बेटन भारत को अति शीघ्र स्वतंत्रता देने के लिए भारत आए। अब इसने एक योजना बनाई जिसे बोला जाता है माउंट बेटन योजना या 3 जून योजना। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की गई, ब्रिटिश संसद में इस दिन प्रस्तुत की गई थी। इसमें क्या था, इस योजना में एक तो यह था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, रेड क्लिफ एक आयोग बनाया गया जो सीमा रेखा का डिसाइड करेगा। देशी रियासतों को बोला गया कि आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, आप या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में। कांग्रेस की एक CWC थी, वर्किंग कमेटी, एक होती है महासमिति, क्योंकि यहाँ अधिवेशन तो हो नहीं रहा। तो महासमिति की बैठक के अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है, JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, कृपलानी। इस बैठक में गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के CM बनेंगे, इन्होंने माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव पास हो गया। 14-15 जून को स्वीकार कर लिया गया। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, प्रस्तावित किया। अभी वो अपनी संसद में लेके आए और 16 और 17 जुलाई को उनके दोनों सदनों से ये क्या हो गया, पारित हो गया। 18 जुलाई को सम्राट ने साइन कर दिए और ये अधिनियम बन गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, सीधा बोला कि आप अपना संविधान जैसा बनाना चाहते हो बनाइए। डोमिनियन स्टेटस वगैरह की तो बात ही नहीं, अगर आपको डोमिनियन यानी राष्ट्रमंडल में शामिल होना है कॉमनवेल्थ में तो होइए, नहीं होना है तो नहीं होइए। हर चीज भारतीयों की सुपुर्द कर दी इन्होंने। एक प्लान और आता है बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान। चूंकि कैबिनेट मिशन फेल हो रहा था, मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ये सब चीज़ों से घबरा के माउंट बेटन ने एक नई योजना बनाई थी। इसमें बोला था कि सत्ता का हस्तांतरण जितने भी प्रांत हैं ना सबको अलग अलग कर देते हैं, सबको अलग अलग देश घोषित करा देते हैं। जैसे आपने पूर्वी यूरोप में देखे होगे छोटी छोटी सी बाल्कन कंट्रीज है, बड़ी छोटी छोटी सी हैं, वैसे ये चाह रहा था जिससे कि एकजुट नहीं रहेगा तो ये शक्तिशाली नहीं रहेगा और कभी ब्रिटेन के खिलाफ ना आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा। नेहरू जी ने इसका भारी विरोध किया, तो जब नेहरू जी विरोध करेंगे तो माउंट बेटन बहुत अच्छा दोस्त था नेहरू जी का, तो ये क्या है वापस लेना पड़ा इसको, ये प्लान ये आगे नहीं बढ़ पाया। बस यही है कि वो क्या था कि भारत के बहुत सारे टुकड़े करने से संबंधित था, डिकी बर्ड प्लान था। यहाँ पर आपकी एक क्लास खत्म होती है, एक आखिरी क्लास आएगी जिसमें सारे विद्रोह वगैरह हो जाएंगे। ये BPO पेड बैच की जानकारी है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी PDFs मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, इसके बाद टास्क वगैरह मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल जाएगा और आगे जो भी प्रैक्टिस होगी वो सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। फीस ये है, इस नंबर पे पे करनी है आपको, इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप से भेज देना। बाकी अगर आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही तो शेयर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।